नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे स्नेहीजनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, हम आज का जो विषय लेके आएंगे वो अपनी शिक्षण विधियों से ही जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं उन शिक्षण विधियों से संबंधित हमने 2 अध्ययन बिंदु जारी कर दिए हैं। तो आज अपना ये उसी का अगला भाग हम आपके सामने आज लेकर के आ रहे हैं। और वो आज का अपना अध्ययन बिंदु है, वो अपना रहेगा शिक्षण के जो सूत्र हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, इससे पहले हमने जो क्लास ली थी या इससे पहले हमने जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि भाषा की किस प्रकार से और कितनी विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने ये बताया था कि भाषा में हमें शिक्षण विधियों की क्यों आवश्यकता पड़ गई या शिक्षण सूत्रों की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाएंगे और वो है अपना मित्रों शिक्षण के सूत्र हैं। तो मित्रों, उसके बारे में हम यहाँ आज थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में उसे जानने की कोशिश करेंगे या हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं और ये क्यों हमारे ऊपर लागू होते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि जो शिक्षण के जो सूत्र होते हैं या शिक्षण विधियाँ जो हम पढ़ते हैं और उसी के आधार पर हम बालकों को अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं या उसको हम सिखाते हैं, तो वो क्यों आवश्यकता पड़ गई, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब आज अपना जो चर्चा का विषय है वो अपना चर्चा का विषय रहेगा शिक्षण के सूत्र हैं। और शिक्षण के सूत्रों के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं शिक्षण के सूत्रों के बारे में, लेकिन आज हमें इसका तार्किक अध्ययन करना है कि ये शिक्षण सूत्र क्या होते हैं या शिक्षण के सूत्र, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, इससे पहले हमने बात किया था, एक तो हमने शिक्षण का सूत्र शामिल किया था, वो है सरल से जटिल की ओर। क्या है? सरल से जटिल की ओर। तो मित्रों ये क्या है, ये देखिए, ये मित्रों ये है कि हम बालकों को जब शिक्षा देते हैं या बालकों को हम अपना शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो वो शिक्षण कार्य हमें किस प्रकार से करवाना चाहिए। और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। और मुख्य रूप से रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सरल क्या है और जटिल क्या है, इसके बारे में देखिएगा। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सरल से जटिल की तरफ जाने की प्रक्रिया हमें शिक्षण में क्यों अपनानी चाहिए, इसके पीछे कारण ये है मित्रों, क्योंकि अगर हम पहले बच्चों को जटिल बातों को या कठिन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे तो मित्रों वो बच्चों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसको समझाने के लिए हमें पहले सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक तो बात ये, अगर हम इस विधि से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उस शिक्षण कार्य के प्रति बालक में रुचि पैदा होगी। बालक में क्या होगा? बालक में रुचि बनेगी। और रुचि जब बन जाती है तो समझ लेना कि मित्रों आपका जो शिक्षण कार्य है वो बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण कार्य है या ये इस प्रकार से हम शिक्षण कार्य करवाएंगे तो ये कार्य एक प्रकार से बाल जो मनोविज्ञान है उसके आधार पर बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। बाल मनोविज्ञान का जो नियम है या बाल मनोविज्ञान के जो तथ्य होते हैं, उस तथ्य के आधार पर ये जो प्रक्रिया है या ये जो शिक्षण का सूत्र है बिल्कुल सही लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि मित्रों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे बालक का मानसिक स्तर इतना विकसित नहीं होता। जो वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास जो ही विकसित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ वो बच्चा अब जटिल बातों को भी समझ सकता है।
तो इस प्रकार से मित्रों हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो सबसे पहली पद्धति हमें इसी पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए वो देखिएगा। मान लो एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कोई प्रथम कक्षा का बालक है, उस प्रथम कक्षा के बालक को हम ये कहें चलो जोड़ बाकी करो। क्या कहेंगे? जोड़ बाकी करो। अब मित्रों वो जोड़ बाकी करेगा कैसे? क्योंकि जोड़ तो उसके लिए क्या है, कठिन कार्य है। जोड़ करना या फिर बाकी करना वो तो उसके लिए कठिन हो गया। तो इसको समझने से पहले बालक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बालक को गिनती का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले हम बच्चों को व्यवहारिक रूप में उसका ज्ञान करवाने के लिए पहले हम सरल तरीके से उसको लेकर के जाएंगे, और जब सरल तरीका समझ जाएगा तब उसे हम कठिन बातों की तरफ लेके जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षण का सूत्र यह होता है कि जो भी हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वो शिक्षण कार्य पहले सरल रूप में हो और फिर सरल से हम कठिन की ओर लेकर के जाएं। इसका मतलब ये। अब दूसरा अपना जो शिक्षण का कार्य है वो मित्रों इस प्रकार से है। दूसरा जो शिक्षण का सूत्र आता है हमारे सामने वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें बढ़ना चाहिए। ये ज्ञात क्या है? देखिए मित्रों, हम माध्यम बना रहे हैं। किसको माध्यम बना रहे हैं? हम अपने शिक्षण कार्य में मुख्य रूप से हमारे सामने क्या है? कक्षा कक्ष है। कक्षा कक्ष। और इस कक्षा कक्ष में कौन बैठे हुए हैं? यहाँ बालक बैठे हुए हैं। और ये बालक किस प्रकार के हैं? बालक मेरे मित्रों ये प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक या फिर 5वीं कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बालक हैं। इनको हम बालक ही बोलेंगे। अब हमें शिक्षण कार्य करवाना है तो शिक्षण कार्य में सबसे पहले हम बालकों को या छात्रों को या विद्यार्थियों को हम उसी बात का ज्ञान करवाएं जो जानते हैं, जिसके बारे में वो बालक जानते हैं। पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। किसके बारे में? जो बालक जानता हो। और अगर वो जानता है या उस बात को जानता है या उस घटना के बारे में जानता है तो उसके बाद में अज्ञात की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बालक जिस बात को जानता है मित्रों, पहले हम उसी बात को उसके सामने प्रस्तुत करें। और प्रस्तुत करने के साथ शिक्षक यह जांचने का प्रयास करेगा कि बालक को पूर्व ज्ञान है कि नहीं। क्या है? पूर्व ज्ञान है कि नहीं। अगर वो पूर्व ज्ञान हो रहा है या वो है उससे अच्छी तरह से जानता है तो समझ लेना मित्रों वो शिक्षण कार्य सही रूप से हो रहा है। या हम ये कहें या हम यह भी कह सकते हैं, मान लो बालक जो बात जानता ही नहीं है, वो बालक जानता ही नहीं है और उस बात को लेकर के हम कठिन बातों के बारे में समझाने का प्रयास करें तो कैसे वो सुगम हो पाएगा। या हम ये कहें जैसे बालक में पाठ में रुचि ही नहीं है और उस पाठ के लिए रुचि पैदा करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों? तो हमें यह करना पड़ेगा कि एक तो पूर्व ज्ञान को हमें जांचना है और पूर्व ज्ञान के साथ साथ हमें यह देखना कि बालक को कितनी जानकारी है, बालक को जानकारी कितनी है, और जानकारी के साथ हम कुछ नई बातों का समावेश करें या नयापन उन बातों में हम शामिल करें। और नयापन और जानकारी को शामिल करते हैं तो मित्रों हमारा शिक्षण कार्य यहाँ सफल हो जाता है। इसका मतलब हम यह कहें बालक को, मान लो प्रथम कक्षा का बालक है, उस प्रथम कक्षा के बालक को हम ये कहें बेटा लिखो कमल। जब बच्चा क लिखना ही नहीं जानता, जब बालक या छोटा बच्चा क लिखना ही नहीं जानता तो हम कैसे उसके ऊपर आस लगा सकते हैं कि बच्चा ये कमल लिख देगा? तो इसके लिए यह आवश्यक कि उसको पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। किसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है? किसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है? ये वर्णमाला का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब बालक पहले इसका ज्ञान ग्रहण करेगा और उसके बाद में वो शब्दों को पढ़ना शुरू करेगा। इसका मतलब यही है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। पहले वो जानकारी होनी चाहिए और जानकारी हो रही है तो जिस प्रकार की जानकारी है उसी को लेकर के हम यहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये दूसरा जो शिक्षण सूत्र है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहा है, इसी के साथ हम अगला सूत्र लेके आ रहे हैं। वो है अगला सूत्र है अपना, वो है सूक्ष्म से अगला है अपना स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब देखिए मित्रों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस सूत्र को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे हम इसका नाम देते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। पहले हम इस शब्दों के अर्थ जानेंगे कि ये शब्द क्या कहते हैं। स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है, मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। तो मित्रों, ये स्थूल और ये मूर्त एक समान है। इसका मतलब है कि जिसका आकार हो, क्या है, जिसका आकार हो, या हमारे सामने ये कोई ना कोई आकार के रूप में, जैसे ये पेन है, ये पेन का भी एक आकार है, तो ये पेन एक प्रकार से मूर्त हो गया या फिर स्थूल हो गया। बाकी ये सूक्ष्म और हमारे सामने अमूर्त बचता है। ये दोनों शब्द हैं। कौन से? सूक्ष्म और अमूर्त दोनों शब्द हैं मित्रों। ये होते हैं काल्पनिक। ये क्या है? ये काल्पनिक है, इनको हम छू नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि स्थूल और मूर्त चीज़ों को तो हम छू सकते हैं और सूक्ष्म और अमूर्त चीज़ों को हम छू नहीं सकते। ये केवल हमारे मन के विचार ही होते हैं जो बाहर निकले तक नहीं। इस प्रकार से बच्चों को भी एक शिक्षण सूत्र में या बच्चों की जो शिक्षा है उस शिक्षा में हम इनको शामिल कर लेते हैं सूत्रों के हिसाब से, कि हम इसके माध्यम से कह सकते हैं कि बच्चों को पहले किसके बारे में, उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा क्या उसका आकार जानता है, क्या उसका आकार जानता है, उसका किस प्रकार का रूप है वो जानता है। अगर जानता है फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे सूक्ष्म रूप या अमूर्त रूप बनता है। इसका मतलब है पहले तो हम बच्चों को पहली क्लास का जो बच्चा है, मान लो इसका एग्जाम्पल हम ये देते हैं, पहली कक्षा का बालक है और पहली कक्षा के बालक को हम ये बोलो बेटा गिनती बोलो। गिनती का नाम तो वो जानता है, खैर वो जानता है, लेकिन वो लिखना नहीं जानता। हमने कह दिया बेटा ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4। ये तो मित्रों उसके सामने क्या हो गए? ये तो मित्रों उसके सामने हो गए सूक्ष्म रूप हो गए जो वो जानता नहीं है। अब शुरुआती जो बच्चा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कहेंगे बेटा गिनती करने के लिए एक काम करना, एक कंकर या गोली या ये पेन लेकर के हम ये कहें बेटा 1 पेन ये रहा, ये 2 हो गए, कितने हो गए 2 बेटा, ये 3 कितने हो गए 3 ये हो गए। इसी प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या छोटा बच्चा होता है उसको हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं। अगर इस प्रकार से पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है तो मित्रों उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर हम कहें मूर्त। ये तो है मूर्त और अमूर्त ये रही। तो इस प्रकार से बच्चों में पढ़ाने की जो शिक्षण का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से भी हम लागू करते हैं, जिसका नाम है हमारे सामने ये है। अगला हम सूत्र लेके आए, अगला है 4 नंबर का जो शिक्षण का जो सूत्र है, से अंश की ओर। अब देखिए मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है कि इस सूत्र को हम अपनाते हैं। पूर्ण का मतलब मित्रों यहाँ ये है, पूर्ण का मतलब होता है जो पूरा आकार है, पूरा आकार। और अंश का मतलब ये है कि उसके टुकड़े कितने हैं, टुकड़े या फिर उसके हम बोले भाग क्या हैं। कि हम बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं या बालकों को हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो कार्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो बच्चों के सामने हम पूरा चित्र उसके सामने पेश करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो हम बच्चों के सामने पूरा चित्र पेश करते हैं। कैसे? जैसे हमने बच्चों को बता दिया कि ये पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, हमारे सामने बहुत विशालकाय पेड़ है, वो तो है पूरा है, उसको हमने दृश्य बता दिया। अब फिर हम अंश की तरफ कहाँ बढ़ेंगे, हम बच्चे को बताएंगे बेटा इसकी ये पत्तियाँ हैं, इसकी ये टहनियाँ हैं, इसकी ये तना है, इसके नीचे या मिट्टी के नीचे इसकी जड़ें हैं। तो यहाँ तक बच्चा जब समझने लगता है या बच्चों को हम समझाने का प्रयास करते हैं तो समझना कि वो पूरा तो चित्र है पेड़ के रूप में है, लेकिन उसका जो भाग है, उसके टुकड़े हैं, वो अंश की तरफ हम बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को पहले हम पूरा चित्र दिखाएं और उसके बाद में पार्ट
अलग अलग ग्रुप में उसे समझाएं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि बच्चों को हमने दिखा दिया कि बेटा ये कंप्यूटर है, ये क्या है, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बारे में बता दिया कि ये इस प्रकार से काम करता है। अब बच्चों को हम ये बताएंगे कि ये इसके ये पार्ट है, इसकी ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये इस प्रकार से काम करता है, ये मतलब माउस वगैरह है, ये कीबोर्ड है। इस प्रकार से हम उसके भागों या उपभागों के बारे में उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार की जो पद्धति होती है उसी को हम बोलते हैं, हमारे शिक्षण का जो सूत्र होता है वो कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। अब देखिए अगला हम सूत्र लें, वो है अनिश्चित से निश्चित की ओर। 5 नंबर पे है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो मित्रों ये भी बहुत सरल है। अनिश्चित से वो कम होता है। अनिश्चित बालकों का जो मानसिक विकास है वो धीरे धीरे विकसित होता है, वो तो हो गया उसका अनिश्चित। लेकिन जो ही वो मानसिक विकास, जो ही वो आयु के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है, तब उसका बौद्धिक विकास बढ़ता जाता है। इस प्रकार से वो प्रत्येक जब उसका बौद्धिक विकास बढ़ जाता है तो वो प्रत्येक वस्तु को देखता है और देखने के बाद में उसमें उसको समझने का प्रयास करता है, उसमें तर्क वितर्क करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या इसको भी हम नहीं इस प्रकार से नहीं समझे तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे शुरू में बालक होता है, वो बालक किसी घटना को देखता है और घटना को देखने के बाद में वो स्पष्ट ज्ञान जो है या उस घटना के मूल बिंदु तक पहुंचना चाहता है। अब मान लो हम बच्चों से वो घटना के बारे में पूछें तो मित्रों वो घटना सही रूप में उसे बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि बच्चा काल्पनिक रूप में बौद्धिक विकास की दृष्टि से अधूरा है। उसका बौद्धिक विकास उस घटना तक जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें कल्पनाओं का समावेश अधिक करता है। तो इस प्रकार की कल्पनाओं की अधिकता हो जाती है तो बच्चों की जो तर्क है या बच्चों की जो संभावना है वो वहीं गलत हो जाती है। तो इस गलत को सही करने के लिए सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि जो भी शिक्षक होगा उस शिक्षक को पहले अनिश्चित बात को बिल्कुल स्पष्ट ही करना पड़ेगा। या हम कहें कि शिक्षक यह करेगा कि पहले जहाँ भी उसकी घटनाओं में कंफ्यूज दिखाई देता है उस घटना में सुधार करेगा और सुधार करने के बाद उसे सही करेगा। और सही जब कर लेता है तो मित्रों समझ लेना कि यही अपना निश्चित है। जैसे हम ये कहें, जैसे हमने एक चार्ट बना दिया, ये ग्लोब बना दिया और ग्लोब में ये इक्विट लाइन, कर्क रेखा और मकर रेखा बना दी और हमने कह दिया बेटा ये हमारा भारत देश ये इस प्रकार से है, भारत देश ये है, ये मित्रों ये अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका आ गया, ये अफ्रीका आ गया। ऐसे हम बच्चों को बताएंगे। अगर हम बच्चों को ये कहेंगे बेटा बताओ अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है। अध्यापक क्या करेगा, चार्ट लिख के आएगा या ग्लोब लिख के आएगा, उसमें अंगुली से या इशारा करके बताएगा कि बेटा ये दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। इस प्रकार से बच्चों को चार्ट दिखाकर या मॉडल दिखाकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है, वो ही पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चे के सामने ये चार्ट अनिश्चित है, ये चार्ट क्या है, अनिश्चित है। और मॉडल दिखा करके बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा ये है। तो इस प्रकार की विधि है वो इसमें शामिल होती है। अगली जो विधि है वो देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। यहाँ लिख रहे हैं हम 6 नंबर पे है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये मित्रों अगला शिक्षण का जो सूत्र है वो ये कहता है कि छात्रों को पहले वो चीज़ बतानी चाहिए, छात्रों को या विद्यार्थियों को या बालकों को पहले उस बात के बारे में पूछना चाहिए जिस बात को वो देख चुका है या जानता है। या हम ये कहें कि बालक को पहले उस घटना के बारे में बताना चाहिए या पूछना चाहिए या जानकारी के रूप में उसे पूछना चाहिए कि क्या वो
उसने देखा है। एक तो ये ठीक है। अगर बालक उस बात को या उस घटना को देख चुका है या फिर उस बिंदु के बारे में वो जानता है या देख चुका है, तो मित्रों ये स्वाभाविक है कि उस घटना का वो अच्छी तरह से वर्णन कर सकता है। अगर वो बच्चा किसी बात को देखा ही नहीं या किसी चीज़ को वो देख ही नहीं पाया हो, तो उसके बारे में वो जो भी जानकारी देगा तो मित्रों वो जानकारी बिल्कुल भी गलत साबित होंगी। जैसे में हम ये कहें छोटा बालक है, दूसरी कक्षा का बालक है, उस बालक को हम ये कहें क्या बेटा आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखा है, तो बेटा क्या करेगा वो छोटा बालक क्या करेगा? उसके सामने क्या है? उसके सामने मित्रों ये है अप्रत्यक्ष है। अगर हम उसी बच्चों को ये कहें कि बेटा आपने माउंट आबू देखा है, बेटा आपने उदयपुर देखा है, तो उदयपुर वो गया ही नहीं है, तो उस घटना के बारे में या उस वस्तु के बारे में या उस स्थान के बारे में कैसे वो एक्सप्लेन कर सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विधि है हमारे शिक्षण सूत्रों में भ्रमण के ऊपर टिकी हुई है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव। प्रत्यक्ष ज्ञान इसका मतलब बच्चों को जो चीज़ का पता नहीं है उसको सही रूप में दिखा करके शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। और इसी के कारण इसी वजह से प्रत्येक स्कूलों में आजकल प्रत्येक विद्यालयों में क्या होता है, भ्रमण का कार्य होता है या शैक्षिक भ्रमण का दौरा होता है, ताकि बच्चे उस माध्यम से या उस प्रत्यक्ष चीज़ का अनुभव करके वो कुछ न कुछ सीख सकें। और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि पहले तो बच्चे को वर्तमान की जानकारी होनी चाहिए, और वर्तमान की जानकारी होगी तो समझ लेना कि हम उससे भूतकाल के बारे में पूछ सकते हैं या फिर भविष्य के बारे में भी उसको हम उससे पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ हम बालकों को पढ़ाते हैं या हमें शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इस प्रकार से अपना अगला जो शिक्षण का सूत्र है, और वो शिक्षण का सूत्र मित्रों हमारे सामने ये है, जो भी शिक्षण कार्य होगा वो पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट से सामान्य की ओर होना चाहिए। सामान्य की ओर होना चाहिए। ये विशिष्ट क्या है, क्या करेंगे? पहले तो मित्रों हम ये करेंगे, छात्रों को किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी प्रकरण के बारे में या विषय वस्तु के बारे में या फिर पाठ के बारे में हम उसको कुछ जानकारी देंगे। जानकारी किस प्रकार से देंगे? हम वो उस प्रकरण की जानकारी हम कई उदाहरण देकर के शुरू करेंगे। फिर उसकी सहायता से हम क्या करेंगे? उदाहरण देकर के हम सिद्धांत निकालेंगे कि इस प्रकार का ये उदाहरण है और इस उदाहरण से आप क्या सिद्धांत बना सकते हैं। या हम ये कहें कि शिक्षक पहले प्रकरण का उदाहरण देकर, प्रकरण का या किसी पाठ का उदाहरण देकर या किसी घटना का उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्कर्ष ये सामान्य मतलब उससे पूछना चाहिए कि वो उसके बारे में और कितना जानता है। यहाँ तक वो पहुँच जाएगा तो समझ लेना कि वो बालक का जो निरीक्षण कार्य है, क्या है? निरीक्षण कार्य है या परीक्षण कार्य है, उस तक वो पहुँचने की कोशिश करेगा। या हम ये कहें कि बालक उसके ऊपर चिंतन मनन भी कर रहेगा। अगर इस प्रकार से वो चिंतन मनन करेगा तो समझ लेना कि उसके सामने तो एक प्रकार से विशिष्ट उदाहरण बन गया, और उस विशिष्ट उदाहरण से हम किसी सिद्धांत तक या किसी हम पाठ की मूल विषय वस्तु तक पहुंच सकते हैं। जैसे यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत हमारी हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मित्रों हम बच्चों को जब व्याकरण का ज्ञान करवाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? पहले हम उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारे उदाहरण पेश करते हैं। जैसे संज्ञा का उदाहरण पेश कर दिया, सर्वनाम का उदाहरण पेश कर दिया, विशेषण का कर दिया, और फिर इन उदाहरणों को पेश करने के पश्चात हम बच्चों को ये बोलते हैं बेटा अब इसकी विशेषता बताओ, अब उसकी परिभाषा बताओ। तो इस प्रकार से बच्चा परिभाषा अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है इस सिद्धांत के आधार पर। तो इसी सिद्धांत
को लेकर के हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का दूसरा नाम हमारे शिक्षण सूत्र में शामिल हो गया, वो है विशिष्ट। का मतलब हो गया यहाँ दृष्टांत। विशिष्ट का मतलब क्या है मित्रों? यह है दृष्टांत। और सामान्य का मतलब है ये सिद्धांत। तो इसलिए हम इस सिद्धांत का दूसरा नाम या इस सूत्र का दूसरा नाम भी देते हैं, जिसका नाम है दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। तो इस प्रकार से हमारे ये शिक्षण का सूत्र आता है। अगला हम सूत्र लेते हैं, शिक्षण का सूत्र लेते हैं, वो है 8 नंबर पे है अपना विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। संश्लेषण की ओर। अब देखिए मित्रों, ये कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो हमारे सामने कठिन लगते हैं। तो ये विश्लेषण का मतलब क्या है, पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण का मतलब मित्रों ये है कि एक प्रकार से आप यही मान के चलिएगा कि किसी घटना को, क्या है, किसी घटना को, या मैंने लिख दिया किसी घटना को टुकड़ों में जोड़ करके उससे जानने का प्रयास करना। टुकड़ों में जोड़ना है, ठीक है। एक घटना है, उस घटना के बारे में, या हम ये कहें कोई समस्या है, और उस समस्या को जानने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित करना पड़ेगा। और फिर जब हम उन छोटी छोटी घटनाओं के रूप में हम उस समस्या का अध्ययन करते हैं और फिर हमें वो समस्या अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, तब हम सारी घटनाओं को जोड़ देते हैं और घटनाओं को जोड़ करके हम एक रूप दे देते हैं जिसका नाम होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है मिला हुआ रूप। या हमने किसी घटना के टुकड़े तो कर दिए, अब उन टुकड़ों को हम वापस यों की यों मिला दिया। तो मिलाने का जो कार्य होता है, या किसी घटना को एक रूप बना देते हैं, तो वो रूप बन जाता है संश्लेषण। या हम ये कहें, मान लो कोई घटना है, उस घटना की पहले हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और वही जानकारी हमें बालकों को देनी चाहिए। और बालकों को ये जानकारी करवा देते हैं तो समझ लेना कि वो बालक उस घटना की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है। किसी घटना की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है। तो मित्रों, हमने नाम लिया है इसमें व्याख्या कर सकता है। हमने कहा व्याख्या कर सकता है। तो इस प्रकार की जो व्याख्या होती है मित्रों, हमारे हिंदी शिक्षण में, किसमें, हिंदी का जो शिक्षण बिंदु आता है, उस शिक्षण बिंदु में यह जो विधि होती है, यह विधि पद्य भाग में, किसमें, पद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। पद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान क्यों रखती है? क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले कोई कवि की कविता याद करते हैं और कवि की कविता पढ़ने के पश्चात उसका अर्थ समझते हैं। और अर्थ समझने के बाद में अगर कोई शिक्षक हमें ये कह दे कि बेटा इसकी व्याख्या करो, तो व्याख्या कब करेगा? पहले तो उसकी घटनाओं को जोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करेगा और फिर वो क्या करेगा, वो एक रूप देने का प्रयास करेगा। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो शिक्षण सूत्र है हमारी हिंदी में, जो व्याख्या के जो सूत्र होते हैं उसमें लागू हो जाता है। अब इसी के साथ हम अगला सूत्र लेके आए, या शिक्षण का जो सूत्र लेकर के आ रहे हैं वो अपना है अगला है अपना मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। 9 नंबर पे है मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। ये बात क्यों लिखी? क्योंकि मित्रों, हम बालकों को पढ़ा रहे हैं, हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अभी छोटी कक्षा में हैं और छोटी कक्षा में होने के कारण मित्रों उनका बाल विकास इतना विकसित नहीं हुआ है। जो वो उम्र के साथ बढ़ता है तो उसका मनोवैज्ञानिक स्तर या उसका जो मनोविज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को इस प्रकार की पद्धति के माध्यम से बच्चों को अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। और हमारा दायित्व भी यही बनता है कि बच्चों को हमें इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, या छोटे बालकों को हमें इस प्रकार से शिक्षा या शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जिस प्रकार से जितना उसका बौद्धिक स्तर है, जितना उस बालकों का बौद्धिक विकास तक वो सीमित है, वहाँ तक हमें उनकी बातों तक ही सीमित रहना चाहिए।
और फिर जो जो बालक बड़ा होता है या दूसरी कक्षा से लेकर के तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं या आठवीं क्लास तक जाता है, तो मित्रों ये स्वाभाविक है, बच्चा जो भी उम्र या आयु के हिसाब से बड़ा होता जाएगा तो वो बालक तर्क करना भी सीख जाएगा। तो कहने का मतलब है बालक को हमें इस प्रकार से अपना अध्यापन कार्य करवाना चाहिए, और इसी प्रकार का अध्यापन कार्य करवाने से बच्चा अपने आप में गुणात्मक विकास की तरफ बढ़ता है। क्या है? गुणात्मक विकास की ओर बढ़ता है। और जब गुणात्मक विकास हो जाता है तो समझ लीजिए मित्रों, अपना जो शिक्षण कार्य है वो बिल्कुल सफल हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने जो शिक्षण का जो क्षेत्र है वो मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर बढ़ता है। 10 नंबर पे है मित्रों, अनुभव से युक्ति की ओर, युक्ति की ओर हमें बढ़ना है। इसका मतलब मित्रों ये है कि बालक की जो जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर हमें यह देखना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है या कितना अनुभव है, उस घटना से संबंधित हो या फिर उस विषय वस्तु से संबंधित हो, उस विषय वस्तु से संबंधित या फिर उस घटना से संबंधित बालक को कितना अनुभव है या कितना ज्ञान है। जानकारी का आधार होता है वो बिल्कुल खुद के अनुभव के ऊपर ही टिका होता है। लेकिन इस अनुभव के कारण अगर वो कोई खोज करता है या किसी बात को वो क्या बोलते हैं अवलोकन करता है या उसमें कुछ नई बात ढूंढने का प्रयास करता है, तो समझ लेना कि वो बालक की जो खोज है या नया खोजने का जो प्रयास है वो गलत हो सकता है। तो उस गलत होने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि बालक अभी तक यहाँ अधूरा है। तो इस प्रकार से हम इस शिक्षण सूत्र को यहाँ शामिल कर सकते हैं। फिर अपना अगला आता है प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति का अनुकरण, तो मित्रों ये प्रकृति का अनुकरण हर जगह लागू होता है। ये प्रकृति का मतलब ये स्वभाव है, ये बालक का स्वभाव है, ये बालक की प्रकृति है कि वो बालक की जो प्रकृति वो किस प्रकार की है, और उसी प्रकृति के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कई प्रकार के बालक होते हैं क्लास में, बहुत प्रकार के बालक होते हैं। जैसे कोई मंद बुद्धि के भी होते हैं, कोई प्रखर बुद्धि के भी होते हैं, कोई प्रतिभाशाली भी होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे बालक होते हैं। तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि बालक की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, या बालक का जो स्वभाव है या बालक का जो बौद्धिक स्तर का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है, और उसी प्रकार के या उसी के आधार पर हमें बालक को शिक्षा देनी चाहिए। तो मित्रों हमारे सामने हमारे जो शिक्षण के सूत्र हैं, ये लगभग 10 या 11 शिक्षण के सूत्र हमारे सामने हैं, और हम इसी के आधार पर कह सकते हैं या इन सारे शिक्षण सूत्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि बालक का संपूर्ण या बालक का सर्वांगीण विकास करना है। और बालक का सर्वांगीण विकास का मतलब ये है कि बालक में गुणात्मक विकास होना चाहिए। अगर उसमें गुणात्मक विकास हो रहा है तो समझ लेना कि शिक्षक का सही दायित्व का निर्वहन हो रहा है, या हम ये कहें शिक्षक की जो कुशलता है वो कुशलता बिल्कुल जाहिर हो रही है या सही सफल रूप में अंकन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो शिक्षक का जो मुख्य दायित्व होता है, और मुख्य दायित्व केवल उसकी कुशलता के ऊपर टिका हुआ है। अगर वो कुशलता चाहता है या शिक्षक को या अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाना चाहता है, तो बालक को इन दौर से गुजर करके अपना शिक्षण कार्य शुरू करवाना पड़ता है, ताकि बालक का वो सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास या हम कहें बालक में गुणात्मक विकास हो सके, तो इस प्रकार से मित्रों हमने यह बताया था कि बालक के कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले या कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले एक शिक्षक के मन में 5 प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि वो किस प्रकार का पाठ चयन करे। पाठ चयन कर लेता है तो बालकों में उस पाठ के प्रति किस प्रकार की रुचि पैदा करनी चाहिए,
रुचि पैदा कर तो दी, लेकिन उस विषय वस्तु की तरफ बालकों का ध्यान किस प्रकार से आकर्षित करना चाहिए, या हमने कह दिया कि ध्यान आकर्षित तो कर लिया, लेकिन उसके पास जो अधिगम की जो सामग्री है, उस अधिगम की सामग्री को कहाँ, कब और कैसे और किस तरह से बच्चों के बीच में कक्ष में पेश करें। इस प्रकार की 5 जो चुनौतियां हैं, इन 5 चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, हमारे बाल मनोवैज्ञानिकों ने या हमारे प्रबुद्ध विद्वानों ने इन शिक्षण सूत्रों को उनके सामने रखा और कहा कि इस प्रकार से आप बालकों के कक्ष में अध्यापन कार्य करवाएं। तो मित्रों, इसी के साथ अपने ये शिक्षण सूत्र यहाँ खत्म होते हैं। अगले अध्ययन तक जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में अभी इसी टॉपिक के साथ विराम लेना चाहूँगा और अगले टॉपिक तक के लिए आप लोगों से मैं शुक्रिया चाहूँगा। धन्यवाद।